हेलो स्टूडेंट, आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम चार्ज यानी आवेश के बारे में। देखिए, विद्युत आवेश होता ही क्या है, समझ के बाद किसी पदार्थ या द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के कारण स्वयं पर एक बल अनुभव करता है। वो बल विद्युत बल भी हो सकता है या चुंबकीय बल भी हो सकता है। इस प्रकार पदार्थ के गुण को हम कहते हैं आवेश। देखिए क्या परिभाषा बनती है इसकी। किसी द्रव्य का वह गुण जिसके कारण एक पदार्थ दूसरे पदार्थ की उपस्थिति के कारण स्वयं पर यानी खुद पर एक विद्युत बल या चुंबकीय बल का अनुभव करता है। यानी या तो वो खुद पर ऐसा लगता है कि बल लग रहा है या वाकई लगता है। यानी किसी पदार्थ का वह गुण है आवेश जिसके कारण वो पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ की उपस्थिति के कारण स्वयं पर एक क्या कर रहा है, बल का अनुभव कर रहा है। उसे कहते हैं हम विद्युत आवेश। यानी पदार्थ के इस गुण को क्या कहते हैं, द्रव्य के इस गुण को आवेश कहते हैं। वैसे देखा जाए आवेश की कोई अच्छी डेफिनेशन स्थायी रूप से तो अभी तक कोई आई नहीं है, और इस प्रकार अलग अलग 4-5 डेफिनेशनें इनकी बनती है आवेश की। समझे आप। अब मैं बता रहा हूँ आवेश के आधुनिक रूप से 2 भाग होते हैं, एक तो धनावेशित और एक होता है ऋणावेशित। यानी धनावेशित और एक होता है ऋणावेशित। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है उस पर तो हमेशा क्या आता है, धनावेश। क्या आता है, धनावेश। और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उस पर आता है ऋणावेश। बात यहाँ आपको रखनी है कि यदि वाकई आपको मैंने बताया था परमाणु या इलेक्ट्रॉन सिद्धांत होता है, उस इलेक्ट्रॉन सिद्धांत में ये कहा जाता है कि किसी भी सामान्य अवस्था में परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो अधिकता किसकी हो गई, प्रोटॉनों की हो गई। तो ये हो सकता है इसकी परिभाषा कि धनावेशित आवेश या धनावेश जिसमें प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या की तुलना में अधिक होती है, उसे हम क्या कहते हैं, धनावेश कहते हैं। इसमें यह हो जाएगा किसी पदार्थ
या वस्तु, ये देखो दोनों पहले प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के अनुसार बराबर होती है। अब इसका सिद्धांत क्या बना कि इलेक्ट्रॉन इन्होंने ग्रहण किया है, तो पहले तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में क्या थे, बराबर थे। अब इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, अधिकता हो गई, क्या हो गई, अधिकता हो गई। इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई तो इन्होंने वाकायदे क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। ग्रहण कर लिया तो इलेक्ट्रॉन अधिकता, इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी, परिभाषा ये बन जाएगी कि यदि किसी वस्तु में ऋण इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या की तुलना में अधिक है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, अधिक है, किसकी तुलना में, प्रोटॉनों की संख्या की तुलना में, तो उस वस्तु पर ऋणावेश आएगा। क्या आएगा, ऋणावेश। और उस वस्तु को हम कहेंगे ऋणावेशित। क्या कहेंगे, ऋणावेशित। ये दो प्रकार हैं, किसने बताए थे, ये बताए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम का वैज्ञानिक था जिन्होंने इन आवेशों के एक धनावेश और दूसरा ऋणावेश इसके बारे में बताया था कि आवेश के दो भाग होते हैं, एक धनावेश दूसरा ऋणावेश। बेंजामिन फ्रैंकलिन। याद रखना धनावेशित में हमेशा इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, कम होती है, किसकी तुलना में, प्रोटॉनों की तुलना में, समझे बात। और ऋणावेशित वस्तु होती है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, किसकी तुलना में, प्रोटॉनों की तुलना में। अब हम बात करेंगे आवेश के मात्रक की। आवेश, आवेश को Q से प्रदर्शित किया जाता है, इसे Q से व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। इसका मात्रक, Q का मात्रक यानी आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक या एसआई मात्रक बता देता हूं, एसआई मात्रक, एसआई मात्रक होता है कूलोम। याद रखना कूलोम एक कोई वैज्ञानिक था जिन्होंने इन आवेशों के मध्य जो बल लगता है उसके बारे में चर्चा की थी या वो उसको नियम को प्रतिपादित किया था। मात्रक का मतलब ये हुआ कि इसको राशि को आवेश भाई कितने भी 10 आवेश हो, 20 आवेश हो, 30 हो, 40 हो, 50 हो, कितने भी हो, उसको दर्शाया किससे जाता है, दर्शाने वाली राशि वो होती है हमेशा मात्रक। ये क्या हुआ, एसआई सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, यानी ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इसको कूलाम में दर्शाते हैं। जैसे कहते नहीं है क्या, जैसे लंबाई का देख लेता हूं मैं, ये लंबाई 5 मीटर है, उसी प्रकार कूलाम को किस में आवेश को किस में मापा जाता है, कूलाम में। ये 5 कूलाम है, 10 कूलाम है, 15 कूलाम है, इस प्रकार। तथा आवेश का मात्रक सीजियस पद्धति में, किस पद्धति में, सीजियस पद्धति में स्टेट कूलाम होता है, स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम या इश्यू, इलेक्ट्रो सिस्टम ऑफ यूनिट, समझ गए, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ऑफ यूनिट। यह होता है इसका सीजियस पद्धति में।
सीजीएस पद्धति क्या होती है? अब पद्धतियां मुख्य रूप से कितनी होती है? 3 होती है, MKS, CGS, FPS। समझ गए? ये एक तरीके की अंतरराष्ट्रीय पद्धति मान्यता है वाकायदे। और ये सीजीएस का मतलब है एक पद्धति आई है जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर मापते हैं, किसको? लंबाई को। द्रव्यमान होता है उसको ग्रामों में और समय को सेकंडों में। इसमें क्या होता है? लंबाई को तो मीटर में, द्रव्यमान को केजी में और समय को सेकंड में। एफपीएस पद्धति क्या होती है? लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में। तो मैंने किसकी बात की है? सीजीएस पद्धति की। एक कूलम बराबर 10 × 10⁹ इश्यू होता है। कितना होता है? एक कूलम बराबर 3 × 10⁹ इश्यू होता है, यानी इसके बराबर होता है ये। अब आवेश के अन्य सूत्र से क्या कर देते हैं, हमें कोई एक और मात्रक निकालते हैं। ये मात्रक कैसे निकालते हैं? आपने विद्युत धारा का सूत्र जानते हो, कक्षा 10 में आता है। विद्युत धारा I बराबर Q/T, यानी एकांक समय में प्रवाहित आवेशों की दर को क्या कहेंगे? विद्युत धारा कहेंगे। यहां से निकाल लेंगे विद्युत आवेश। Q बराबर I × T। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर इंटू टाइम का होता है सेकेंड। तो एक कूलम बराबर क्या लिख सकता हूं? एक कूलम बराबर 1 एम्पियर इंटू सेकेंड। समझ गए ना बात? ये भी किसका मात्रक है? आवेश का। किसका है? आवेश का। कूलम होता है और एक कूलम की जगह क्या लिख सकते हो? एम्पियर इंटू सेकेंड भी लिख सकते हो। समझे? आगे देखते हैं। देखो आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है आपका कौन सा होता है? फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन। समझ गए? आवेश का सबसे छोटा मात्रक पूछता है तो फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन किस नाम पर पड़ा है? फ्रैंकलिन पड़ा है नाम किस पर? बेंजामिन फ्रैंकलिन पर। बेंजामिन फ्रैंकलिन कौन था? जिन्होंने आवेशों के बारे में बताया था कि आवेश मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, धनावेशित और ऋणावेशित। उसके नाम पर एक मात्रक है, वो है फ्रैंकलिन। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है आपका कौन सा होता है?
आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है आपका फेराडे। फेरेड नहीं, याद रखना फेराडे होता है। क्या होता है? फेराडे होता है। फेरेड होता है वो होता है धारिता का मात्रक, और ये किसका है? आवेश का मात्रक है। एक फेराडे बराबर 96,500 कूलम होते हैं। कितने? 96,500 कूलम। यानी आवेश का सबसे बड़ा मात्रक पूछे तो वैसे देखा जाए सिस्टम यूनिट में तो क्या होता है? वो होता है आपका कूलम, और वैसे बड़ा देखा जाए तो सबसे बड़ा होता है फेराडे। फेराडे, एक फेराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। और आवेश का सबसे छोटा मात्रक बात की जाए तो वो होता है आपका फ्रैंकलिन। अब मैंने आपको इश्यू बराबर तो बताया था कि एक कूलम बराबर 3 × 10⁹ इश्यू होता है। यदि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की बात करता हूं तो उसमें इस इश्यू की जगह क्या आ जाता है? एक इम्यू आ जाता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट ऑफ यूनिट। समझ गए? वो क्या होता है उसका मान भी मैं आपको बता देता हूं। एक इम्यू होता है, ये मात्रक कहाँ काम लिया जाता है? ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में होता है। एक इम्यू बराबर वाकायदे 10 कूलम होता है। कितना? 10 कूलम, या 3 × 10⁻10 इश्यू होता है। समझ गए? एक इम्यू का मान कितना होता है? 10 कूलम या 3 × 10⁻10 इश्यू होता है। यह है आपका विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में आवेश का मात्रक इम्यू। मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र आ गया, इलेक्ट्रो चुंबकीय ऑफ यूनिट। ये एक इम्यू बराबर 10 कूलम, और यह होता है 3 × 10⁻10 इश्यू। अब मैं बात करूंगा आपके आवेश की विमा। आवेश की विमा देखिए, आवेश की विमा अभी सूत्र आया था आपका I = Q/T। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? I × T। और इसका क्या हुआ? एम्पियर × सेकेंड। तारा का मात्रक हुआ एम्पियर, टाइम का हुआ सेकेंड। अब विमा होगी इसकी, विमा को ध्यान रखना। सबसे पहले तो बड़े कोष्टक लगाना है दोनों तरफ, फिर बड़ी ABCD यानी कैपिटल अक्षरों में MALT। ध्यान रखिए, M क्या है यहां पर? M क्या है? M है यहां पर मास। कोई केजी में आया हुआ है? नहीं, 0। लेंथ, कोई लंबाई मीटर कुछ आया है? नहीं, 0। T टाइम, टाइम कितना है? सेकंड। सेकंड कितनी है? 1, कोई घात नहीं है तो 1। साथ में एम्पियर, एम्पियर कितना है? 1। ये क्या होगी इसकी विमा। विमा के दोनों तरफ बड़ा कोष्टक होना अनिवार्य है। आगे बात करते हैं
महत्वपूर्ण तथ्य आवेशों के। यानी महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करेंगे। आवेशों के महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य यानी जो मोस्ट बातें हैं वो बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, आवेश होता है अदिश राशि, यानी आवेश एक अदिश राशि है। आवेश कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। क्यों? क्यों है अदिश राशि? मैंने आपको आवेशों के गुणधर्म में बताया था कि आवेश एक अदिश राशि है। क्यों? ये इसलिए है कि आवेश को निर्देश तंत्र में स्वतंत्र रूप से रखा जाता है। यानी कोई निर्देश तंत्र में जो राशि शामिल होती है वो हमेशा के लिए सदिश है। आवेश कभी दिशा पर निर्भर नहीं करता है, ये तो वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो इस कारण आवेश एक क्या है? अदिश राशि है। समझे? 2 नंबर, यदि दो समान द्रव्यमान की वस्तुएं हैं आपके पास, ये दो समान द्रव्यमान की वस्तुएं हैं और समान ही धातु की है, समझे? तो उसमें एक तो आपकी है धनावेशित और एक मान लीजिए है ऋणावेशित। यानी एक को तो मैं कह देता हूं धनावेशित है, धनावेशित। दूसरी है ऋणावेशित। समझे बात? तो इसमें द्रव्यमान किसका अधिक होगा? धनावेशित का होगा या ऋणावेशित? यानी एक ही धातु के समान द्रव्यमान के दो गोले लिए आपने या दो वस्तुएं ली है, इसमें किसका द्रव्यमान अधिक है? इसमें द्रव्यमान ऋणावेशित गोले का अधिक होगा। अधिक क्यों होगा? मान लीजिए इसमें 10 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर लगाएगा और प्रोटॉन नाभिक में होगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन बराबर ले लिए। आवेशित, इसको मैंने ऋणावेशित मान रहा हूं, तो इसमें वाकायदे इसमें से इलेक्ट्रॉन जाएगा या मान लीजिए इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या है? अधिकता है। क्या है? अधिकता है। अधिकता होगी तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहा है कि 10 की जगह कितने हो जाएंगे? 11 इलेक्ट्रॉन। यहाँ 10 की जगह कितने हो जाएंगे? आपके 9 इलेक्ट्रॉन। तो इनका द्रव्यमान, इन्होंने ग्रहण किया इलेक्ट्रॉन, तो इसका द्रव्यमान बढ़ेगा। 10 और 11 21, 10 और 9 19। प्रोटॉन का द्रव्यमान तो दोनों में समान ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? इसमें बढ़ रहा है। तो ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान धनावेशित की तुलना में अधिक होता है। समझ गए बात? अगला पॉइंट, अगला पॉइंट यह है कि कोई वस्तु आवेशित है, इसका पता लगाना है तो आपको प्रतिकर्षण बल की सहायता से ही लगा सकते हो।
यानी प्रतिकर्षण बल यदि आप उसके माध्यम से ही पता ये लगाओगे कि वस्तु आवेशित है या नहीं है। आकर्षण बल से कभी हम ये पता नहीं लगा सकते कि ये वाकईदे आवेशित है या नहीं है। यानी प्रतिकर्षण बल की वस्तु को आवेशित होने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे मैं आपको बता देता हूं, देखिए उदाहरण दे देता हूं। एबोनाइट की छड़ है और केट स्कैन यानी बिल्ली की खाल है, उसको आपस में घर्षित करोगे, वाकईदे बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होकर एबोनाइट की छड़ पर जाएंगे। यानी एबोनाइट की छड़ आपकी क्या करेगी, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगी। इस प्रकार मैंने बिल्ली की खाल से यदि एबोनाइट की दो छड़ों को आपस में घर्षित करवाया है तो दोनों ही छड़ें कैसी होगी, ऋणावेशित होगी। ऋणावेशित छड़ें हैं ये एबोनाइट की, मान लीजिए आप ये लो, दोनों में कैसा आएगा, माइनस यानी ऋणावेश। अब ये दोनों आपस में क्या करेगी, पास पास में लाओगे तो ये प्रतिकर्षण हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण। इस प्रतिकर्षण के कारण आप बता दोगे कि वो छड़ भी आपकी क्या है, ऋणावेशित है। यानी इसी प्रकार कोई भी वस्तु आवेशित है या नहीं है उसमें प्रतिकर्षण बल से पता लगाते हैं। आवेशित बल है यानी आकर्षण बल होता है, ये तो क्या करता है, अनावेशित और आवेशित दोनों वस्तुओं के मध्य भी लगता है। यानी आवेशित के बीच में ही लग जाएगा, आवेशित वस्तु और अनावेशित वस्तु दोनों के मध्य ही कौन सा बल लगता है, आकर्षण। कोई जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, आवेशित हो। जैसे मैं बता रहा हूं, हम कुछ ऊंचाई से यदि कोई भी वस्तु गिराए, चाहे वो आवेशित है या अनावेशित है, ऊपर से गिराओगे तो पृथ्वी की तरफ जाएगी। पृथ्वी क्या कर रही है, चाहे वस्तु आवेशित हो या ना हो, वो तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, यानी पृथ्वी में एक ऐसी शक्ति होती है जिसके कारण प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो ऊपर से यदि आपने पत्थर को गिराया, ये पत्थर है तो पृथ्वी पर आएगा। अब ये क्या है, आवेशित नहीं है, फिर भी ये पृथ्वी तरफ आ रहा है, तो इसका अर्थ है ये आकर्षण बल लग रहा है। तो आकर्षण बल से कभी हम पता नहीं लगा सकते कि वो वस्तु आवेशित है या नहीं है। जैसे यहाँ पर मैंने बिल्ली की खाल लेता पॉजिटिव, तो भी ये क्या हो जाता, आपस में आकर्षण बल लगता। ए समान आवेशित कैसा बल लगता, आकर्षण बल। तो आकर्षण बल लगता, आकर्षण बल लगता, तो भी हम ये नहीं बता सकते कि ये वाकई एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित है। क्यों नहीं पता लगा देते, क्योंकि हमको तो ये विश्वास ही नहीं होता कि आकर्षण बल लग रहा है। तो आकर्षण बल तो आवेशित और अनावेशित वस्तु के मध्य भी लगता है। जैसे ऊपर से कोई वस्तु गिराई जाती है तो पृथ्वी की तरफ सीधी जाती है। 2-3 टॉपिक, अगला देखो। अगला 4 नंबर,
ये कोई वस्तु है और आवेश आपका क्या है, स्तर है। क्या है, स्तर है। समझ गए? v बराबर 0, यानी वेग आपका कितना है, 0 मान लेता हूं। समझ गए? q आवेश है। तो स्तर आवेश के कारण जो क्षेत्र उत्पन्न होता है वो क्षेत्र होता है आपका विद्युत क्षेत्र। समझे? यदि किसी वस्तु पर वेग है, आवेश का वेग है, वो क्या है, नियत है, यानी नियत वेग से आवेश गतिशील है, तो उस समय विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। यदि कोई आवेश अनियत वेग से गति करेगा तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित होगी। चार का एक नंबर। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि स्तर आवेश हैं, कोई आवेश है वो गतिशील नहीं है, जिसके कारण जो क्षेत्र उत्पन्न होगा वो क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। यदि आवेश नियत रूप से गति कर रहे हैं, नियत रूप से मतलब ये पहले जैसे मैं बता दूं, हम कहते हैं ना ये स्पीड चल रही है, समान स्पीड से वस्तु, जैसे यहाँ से चल रही है तो 1 किलोमीटर प्रति मिनट मान लीजिए आप, तो इस हिसाब से प्रत्येक किलोमीटर निकालेगा तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर तय होगा, है ना, अलग अलग नहीं है, वो होता है नियत वेग। यदि ये विद्युत आवेश है वो नियत वेग से गति करेगा तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होंगे। यदि वो अनियत वेग से गति करेगा, यानी कभी कम कभी अधिक, कभी कम कभी अधिक, उस समय ये विद्युत क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है, और तथा साथ में क्या होगा, विद्युत चुंबकीय विकिरणें उत्सर्जित होगी। अगला पॉइंट, आवेश का द्रव्यमान से घनिष्ठ संबंध होता है। किसका? आवेश का। आवेश का द्रव्यमान से घनिष्ठ संबंध है। कैसा संबंध है? घनिष्ठ संबंध है। कैसे? ये वस्तु है आपके सामने, इस पर मान लीजिए ये मैंने आवेश बताया है, धनावेशित ऋणावेशित भी बता सकते हैं। ये आवेश देखा आपने। अब वस्तु है, पदार्थ है, कण है, जिस पर आवेश है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो पदार्थ जिसका भार तो होगा ही, यानी द्रव्यमान तो होगा ही होगा, यानी द्रव्यमान के बगैर आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है। यानी किसी वस्तु पर आवेश होगा, कण पर मान लीजिए, पदार्थ पर मान लीजिए, द्रव्य पर मान लीजिए, तो उस पर आवेश होगा, चाहे धनावेश हो चाहे ऋणावेश हो, तो उसका द्रव्यमान तो होगा ही होगा। यानी कहने का अर्थ ये हुआ इसका कि द्रव्यमान के बिना आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है। मैं लिख देता हूं, द्रव्यमान के बगैर आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है, आवेश नहीं हो सकता।
एक बात है कि ये वस्तु है आपकी, ये आपकी धनावेशित हो सकती है या ऋणावेशित हो सकती है या उदासीन हो सकती है ना। यानी कोई वस्तु होती है, कोई पदार्थ होता है, उदासीन भी हो सकता है, धनावेशित भी हो सकता है और ऋणावेशित भी हो सकता है। तो इसका अर्थ ये हुआ आवेश के बगैर द्रव्यमान का अस्तित्व संभव है। यानी कोई वस्तु है, उस पर यह जरूरी नहीं है कि उस पर आवेश होना ही चाहिए, उस पर द्रव्यमान आवेश हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो मैं इस भाषा को लिखता हूं, देखिए आवेश के बगैर द्रव्यमान यानी वस्तु के द्रव्यमान का अस्तित्व संभव है। कोई पदार्थ है, उस पर वो उदासीन भी हो सकता है और धनावेशित भी हो सकता है। समझे बात? अगला पॉइंट, देखो अगला पॉइंट है आपका 6 नंबर। क्या पॉइंट है कि समान आवेश होते हैं वो आपस में प्रतिकर्षित होते हैं तथा असमान आवेश है वो क्या होता है, आकर्षित होते हैं। इसका उदाहरण आगे बताएंगे, समझ गए बात? देखिए क्या उदाहरण है। ये आपका है हैंगर, यह है रस्सी। यानी स्टैंड मान लीजिए, अब देख लीजिए, सबसे पहले हम लेते हैं कांच की छड़ और रेशमी कपड़ा, इनका दोनों का आपस में घर्षित करवाएंगे। तो घर्षण विधि पढ़ चुके हो आप, करेंगे तो कांच की छड़ है वो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगी और रेशमी कपड़ा ग्रहण करेगा। तो मैंने कांच की 2 छड़ें हैं वो एक ऊर्ध्वाधर स्टैंड से क्या कर दी, लटका दी। ये कांच की छड़ें, दोनों किसकी छड़ें हैं, कांच की। यहाँ लगा देता हूँ, दोनों ही किसकी है, कांच की छड़ें। दोनों पर क्या है, धनावेश 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 है। इनको दोनों को पास में ऐसे छोड़ दिया तो ये आपस में क्या हो रही है, प्रतिकर्षित हो रही है। क्या हो रही है, प्रतिकर्षित हो रही है। समझ गए बात? ये प्रतिकर्षण। इसी प्रकार मैंने केट स्किन यानी बिल्ली की खाल, ये लो बिल्ली की खाल, उसका एबोनाइट की छड़ के साथ घर्षित करवाया। तो बिल्ली की खाल ने से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कहां पर हो गया, एबोनाइट की छड़ पर। एबोनाइट की छड़ क्या होगी, ऋणावेशित। अब स्टैंड से 2 मैंने छड़ें आपस में लटका दी। ये दोनों छड़ें आपकी है एबोनाइट की, किसकी है, एबोनाइट की। ये भी दोनों क्या कर रही है, प्रतिकर्षित कर रही है। क्या कर रही है, प्रतिकर्षित कर रही है। समझ गए बात? अब क्या किया, रेशमी कपड़ा और कांच की छड़, इनसे घर्षित किया हुआ ये कांच की छड़ और यहां से उठा ली मैंने एबोनाइट की छड़।
यानी एक तो है आपकी कांच की छड़ और एक है आपकी एबोनाइट की छड़। ये एबोनाइट लिख देता हूं और यहां हो जाएगा आपको कांच की छड़। अब इनका आपस में क्या करवाया मैंने, स्टैंड से और उधर स्वतंत्र रूप से छोड़ दी। छोड़ते ही दोनों आपस में क्या हो गई, चिपक गई, यानी आकर्षित हो गई। और उसके मध्य कौन सा बल लगा, आकर्षित। इस आधार पर हम, इन उदाहरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि समान आवेश आपस में हमेशा के लिए क्या होता है, प्रतिकर्षित करता है और असमान आवेश की वस्तुएं आकर्षित होती है। चलो अगला पॉइंट, किसी वस्तु आवेशित है या नहीं है, यानी वस्तु का संसूचन, विद्युतीकरण का संसूचन करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का प्रयोग किया जाता है। वो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां आपकी श्रवण पत्र विद्युतदर्शी भी है और वोल्टामीटर भी है। मैं आपको उदाहरण बताने जा रहा हूं श्रवण पत्र विद्युतदर्शी की सहायता से, यानी कोई वस्तु आवेशित है या नहीं है, या आवेश है तो उसकी प्रकृति कैसी है, इसकी बात करेंगे हम श्रवण पत्र विद्युतदर्शी से। देखिए क्या है, श्रवण पत्र विद्युतदर्शी, श्रवण पत्र विद्युतदर्शी। ये श्रवण पत्र विद्युतदर्शी की बनावट बना रहा हूं, एक बार संरचना है ना, तो ध्यान से देखिए आप। ध्यान रखना, ये श्रवण पत्र विद्युतदर्शी है, इलेक्ट्रोस्कोप है। इसको आपको अलग से अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका वैसे पॉइंट भी है अलग से, यानी श्रवण पत्र विद्युतदर्शी की संरचना बताए, या किसे कहते हैं, या इसके कार्य, इनके बारे में। ये बताया मैंने।
अब देखो, श्रवण पत्र विदुदर्शी ये एक वो उपकरण है जिसकी सहायता से किसी वस्तु के आवेशित होने की तथा उस आवेश की प्रकृति के बारे में पता लगाया जा सकता है। यानी श्रवण पत्र विद्युतदर्शी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से वस्तु आवेशित है या नहीं तथा उसके आवेश की प्रकृति का पता लगाया जा सकता है। अब मैं इसकी बात करता हूँ संरचना के, ये तो थी इसकी परिभाषा। अब इसकी संरचना के बारे में बात करूंगा। संरचना, आज श्रवण पत्ति है, ये जो विद्युतदर्शी है उसको पहले से ही इतना बता देते हैं कि इसको सबसे पहले आवेशित कैसे किया जाता है। देखिए बनावट, एक कांच का जार लेते हैं, कांच के जार में एक ऊर्ध्वाधर ये धात्विक छड़ है, ये देखो कांच का जार है, ये एक धात्विक छड़ लगा देते हैं, छड़ का ऊपरी सिरा एक धात्विक डिस्क से जोड़ देते हैं और उसी छड़ का निचला सिरा है दो सोने की पतली पन्नियों से जोड़ देते हैं। दो पतली पन्नियां सोने की लेते हैं क्योंकि ये क्या है, विद्युत की सुचालक है, इस कारण ये आवेशित, थोड़ा आवेश प्रवाहित होता ही क्या हो जाएगी, यहाँ से हिलने लग जाएगी, यानी या तो प्रतिकर्षित होगी और या आकर्षित होगी। कांच के जार को बाहर से जोड़ देते हैं, भू से संपर्क करवा देते हैं। भू संपर्कित बिंदु है भाई, कांच की छड़ पर आवेश आ जाए वो सीधा भूमि से संपर्क कर लेता है, समझ गए। तो कांच के जार पर आपका कोई आवेश नहीं आएगा, समझ गए बात। अब आपको छड़ को क्या करना है, छड़ को क्या करना है, आपको पहले आवेशित करना है छड़ को, सॉरी छड़ नहीं, इस इलेक्ट्रोस्कोप को, समझ गए बात। विद्युतदर्शी को कैसे करोगे, देखो ये है आपकी कांच की छड़, किसकी है, कांच की छड़। ये है आपकी प्लास्टिक की छड़, समझ गए बात। ये कांच की है, ये किसकी है, प्लास्टिक की। आपस में घर्षित कराओगे तो ये धनावेशित और ये ऋणावेशित, या रेशमी कपड़े की छड़, रेशमी कपड़ा मान लीजिए, समझ गए बात। अब आपको इनको घर्षित कराओगे दोनों को, तो आपको तो क्या है, पहले मालूम है कि कांच की छड़ हमेशा क्या होती है, धनावेशित होती है। मैं यहाँ इसके पास में स्पर्श नहीं करवाया, सिर्फ ले गया कांच की छड़, ले गया, ये देखो, तो ये ले जाने से ये क्या है, उदासीन है, धात्विक छड़ है, किससे जुड़ी हुई, धात्विक डिस्क से, तो ये दोनों ही क्या अभी उदासीन है। उदासीन है तो मैं इसके पास जैसे ये धनावेशित छड़ लेकर आया हूं, तो यहाँ पर क्या होगा, इस छड़ में तो समान इलेक्ट्रॉन है, समान प्रोटॉन है, दोनों ही आपस में क्या है, समान है। तो यहाँ पर क्या होगा, देख लीजिए, समान समान आवेश मैंने बताए थे क्या हो गए, प्रतिकर्षित हो गए। तो ये धनावेशित, ये धनावेशित, धनावेशित, ये धनावेशित, ये धनावेशित, ये धनावेशित, ये धनावेशित, समझ गए। और यहां पर क्या हो जाएगा, ऋणावेश, क्या हो जाएगा, ऋणावेश, समझ गए बात। एक समान आवेश है तो इसके पास हो जाएगा, प्रेरण विधि आपने पढ़ चुके होंगे, तो ये इसके पास इसकी ओर आकर्षित हो जाएगा और ये इसकी तरफ चले जाएंगे, प्रतिकर्षित हो जाएंगे। अब मैं इसको इससे क्या करवाता हूं, स्पर्श करवा देते, क्या करवा दिया, स्पर्श। स्पर्श करवाते ही ये इधर वाले इस सिरे पर जो ऋणावेश आए थे और ये धनावेश आपस में क्या हो जाएंगे, पूरे उदासीन। और फिर इस छड़ को मैं क्या कर दूंगा, हटा दूंगा, हटा दी छड़, और छड़ इसके टच करते ही ये आवेश ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, नेक्स्ट, ये लो, पांच मिनट, चलो। अब देखो ये जो धनावेश यहां तक थे, अब ये पूरे पर छड़ को अलग करते ही क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे।
ये सारे क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा, धनावेश धनावेश। समझ गए बात। और अब ये दोनों सब पूरे पर धनावेश, तो ये छड़ पहले दोनों एकदम ऐसे थी, अब दोनों क्या हो जाएगी, थोड़ी अलग हो जाएगी, यानी दूर दूर हो जाएगी, आवेशित हो गई ना। हाँ, दोनों पर समान आवेश है, ठीक। अब दोनों पत्तियां हैं वो छड़ से इस प्रकार जुड़ी हुई है। अब आपको छड़ को आपको ये पता है कि हमने इसको क्या कर दिया है, धनावेशित कर दिया, आपको अच्छी तरीके से मालूम है। क्या कर दिया, धनावेशित कर दिया, पहले से पता चल गया। अब मैं कोई ऐसी वस्तु ले रहा हूं जिसका पता लगाना है मेरे को कि ये आवेशित है या नहीं है, और आवेशित है तो किस प्रकृति की है। जैसे मैंने एक ये वस्तु ली, इस वस्तु के बारे में मेरे को कोई पता नहीं है कि इस पर आवेश कैसा है। इस वस्तु को मैं लेकर आया हूं इसके पास, आ गया लेकर। इस पर मान लीजिए आप, मैं ये वस्तु आपकी धनावेशित है, पता नहीं है आपको तभी तक, तो आपने क्या किया है, माना है ये वस्तु कैसी हो सकती है, धनावेशित हो सकती है। अभी मैं वापस, इतनी देर तो वो किया था, वो किसके लिए किया था, विद्युत दस्ती को पहले आवेशित करना होता है। क्या करना होता है, आवेशित, कैसी है कैसी नहीं है, ये धनावेशित किया। अब ये इसे जैसे ही चालन विधि द्वारा इसके क्या करोगे, स्पर्श करवाओगे, तो धनावेश और ज्यादा इसमें आएंगे। तो यहाँ पर धनावेशों की क्या करेंगे, मात्रा बढ़ेगी, तो ये आपस में पत्तियां क्या हो जाएगी, फैलेगी, यानी समान आवेश से प्रतिकर्षित होगी। तो आपको पता चल जाएगा भाई ये वस्तु कैसी है। अब रियलिटी, हकीकत में आपको पता चल गया कि ये वस्तु कैसी है, धनावेशित है। इतनी देर तो आपने मान कर लाए थे भाई धनावेशित है, कौन सी लेकर है। यदि ये छड़ धनावेशित होगी तो ये धनावेश की मात्रा यहाँ पर बढ़ जाएगी, और इन आवेशों की मात्रा बढ़ने से ये पत्तियां और ज्यादा प्रतिकर्षित हो जाएगी। समान आवेश आपस में प्रतिकर्षित होते हैं। समझ गए। यदि छड़ यानी ये वस्तु आपकी ऋणावेशित है, कैसी है, ऋणावेशित है, ये लो, जैसे ही इससे ये संपर्क करवाओगे तो धनावेश ऋणावेश, इसमें धनावेशों की क्या होगी, आपकी कमी होगी। धनावेशों की ये कमी हो जाएगी, इसमें धीरे धीरे होगी, नहीं होगी, उदासीन होगा। तो धनावेशों की कमी होते ही ये पत्तियां क्या आ जाएगी, वापिस पास में आने लग जाएगी, आकर्षित, वापिस पास में आ रही है। तो आपको पता चल गया ये कैसी है, ऋणावेशित है। यानी पहले आपको कुछ पता नहीं चल रहा था, इसके आधार पर इसका यदि आकर्षण यानी फैलाव करेगी तो आपको पता चल जाएगा इस धात्विक छड़ का इसका क्या है, आवेश समान है। और यदि ये फैलाव नहीं करेगी, संकुचित होगी, तो आपको पता चल जाएगा इसका दोनों का आवेश भिन्न भिन्न है। आज पढ़ेंगे इतना ही, आगे देखेंगे कल।